नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरी दुनिया में दो बड़े हमले हुए हैं। पहला हमला इजराइल ने सीरिया पर किया है और दूसरा हमला रशिया ने यूक्रेन पर किया है। यह नया ताज़ा हमला है यूक्रेन पर। आज हम सबसे पहले इन दोनों हमलों की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इनका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और दूसरी तरफ वो रशिया से शांति की अपील भी कर रहे हैं। इसलिए आज हम डोनाल्ड ट्रंप के शांति के इसी फॉर्मूले को डिकोड करेंगे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश पहले युद्ध की आग में घी डालते हैं, उसे भड़काते हैं और फिर शांति की भी बात करते हैं। इसके बाद उन लोगों के लिए खबर जो बारिश में गुरुग्राम का बुरा हाल देखकर परेशान हो गए थे, ऐसे लोगों को आज न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखनी चाहिए। न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश हुई है और इस बारिश के सामने उस शहर की व्यवस्था ने कैसे घुटने टेक दिए, ये आज आप सबको देखना चाहिए। गुरुग्राम की आलोचना करना सही भी है, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे शहर की स्थिति भी आज वैसी ही हो गई जैसे हमारे यहाँ गुरुग्राम की थी। और आखिर में हम बिहार में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान का एक विश्लेषण करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार है। चुनाव आयोग बिहार के 35,70,000 वोटर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकता है और ये कोई नहीं जानता कि ये वोट जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं ये किस पार्टी के पक्ष में जाने वाले थे। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों के नेता इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशान इसके पीछे वही है। इस परेशानी की वजह क्या है आज हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि दुनिया में दो देशों पर हमले हुए हैं। इजराइल ने सीरिया पर और रशिया ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं और इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में वहां के रक्षा मंत्रालय पर बम बरसाया। इजराइल का दावा है कि यह हवाई हमला सीरिया में ड्रूज समुदाय को निशाना बनाने के जवाब में किया गया है, यानी इस समुदाय के लोगों को बचाने के लिए किया गया है। आज ही सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास भी एक सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जो सीरिया पर हुए इस हमले की तस्वीरें हैं और फिर हम इस हमले को आपके लिए डिकोड करेंगे। शबाब في عندنا قصف شباب قصف قصف يا شباب خذونا على الهواء شباب قصف بسرعه شباب قصف خذونا بسرعه 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 اذا استهدافنا من هيئه الاركان بشكل كامل. قصف ثاني دمروه منتصر صوتك على الهواء. قصف هيئه الاركان بغارتين. نعم 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 قصف بغارتين استهدفت هيئة الأركان بشكل مزدوج من اليمين ومن اليسار. شاهدنا قطع من المبنى تتطاير. حقيقة على ما يبدو أن المبنى قد تعرض لأضرار كبيرة جدا. بله هذي دار دمات باش بأز يكسر دي منابت متى. इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर हमला किया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और सीरिया के सैन्य अधिकारी डर के मारे बेसमेंट में जाकर छिप गए। इजराइल का दावा है कि सीरिया के रक्षा मंत्रालय की इसी इमारत से ड्रूज समुदाय के खिलाफ सैन्य अभियान को लेकर आदेश दिया जा रहा था, यानी सारी प्लानिंग जो है वो यहां से हो रही थी। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों के साथ साथ उनके हथियारों के भंडार और नौसैनिक अड्डों पर भी हवाई हमले किए हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया पर हमले के बाद अपना एक नया बयान दिया है, जिसमें सीरिया की स्थिति को उन्होंने बहुत गंभीर बताया है। पहले आप उनका बयान सुनिए और फिर आपको बताएंगे कि इस समुदाय से इजराइल के संबंध कितने ऐतिहासिक हैं और इस खास समुदाय को बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया पर यह हमला क्यों किया। אחיי אזרחי ישראל הדרוזים,
המצב בסווידה, המצב בדרום מערב סוריה, הוא חמור מאוד. צה"ל פועל, חיל האוויר פועל, כוחות אחרים פועלים. אנחנו פועלים כדי להציל את אחינו הדרוזים וכדי לחסל את כנופיות המשטר. ועכשיו יש לי בקשה אחת מכם. אתם, אזרחי ישראל, אל תעברו את הגבול. אתם מסכנים את חייכם, אתם יכולים להירצח, אתם יכולים להיחטף, ואתם פוגעים במאמצים של צה"ל. ולכן אני מבקש מכם, חזרו לבתיכם, תנו לצה"ל לפעול. अब आप सबसे पहले इस पूरे हमले को समझिए और दुनिया के नक्शे पर देखिए कि सीरिया कहां पर है और इसके बिल्कुल करीब आपको इजराइल भी नजर आएगा। देखिए लाल रंग से आपको सीरिया दिखाई दे रहा है। अगर आप साइज की बात करेंगे तो सीरिया इजराइल से कहीं ज्यादा बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। इजराइल का एक लक्ष्य यह हो सकता है कि वो सीरिया में फैली अस्थिरता का अब फायदा उठाना चाहता है। तो एक बड़ा कारण इसके पीछे ये हो सकता है क्योंकि सीरिया में इस समय बहुत अस्थिरता है। इजराइल को आशंका है कि सीरिया में बशर अल असद का शासन समाप्त होने के बाद हिजबुल्लाह और दूसरे कट्टरपंथी संगठन इसका फायदा उठाएंगे और हो सकता है कि वो सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ा लें और इसी बात को इजराइल रोकना चाहता है। सीरिया की सेना को भी इजराइल अपने लिए खतरा मानता है, इसलिए इजराइल ने सीरिया के सैन्य अड्डों और हथियारों को नष्ट करने का यह अभियान शुरू किया है और इजराइल का दावा है कि उसने सीरिया के लगभग 80% मिलिट्री एसेट्स को नष्ट कर दिया है। इजराइल ने जिन इलाकों को वर्षों पहले सीरिया से छीन लिया था, अब वहां भी वो अपनी स्थिति को दोबारा से मजबूत कर रहा है और इजराइल के इस हमले की अरब देशों ने बड़ी निंदा की है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इजराइल से हमले रोकने के लिए कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया में अपना अभियान जारी रखने का दावा किया है, यानी इस समय हमले रुकने की संभावना काफी कम दिखती है और इस हमले की वजह वो ड्रूज समुदाय है जिसने हमेशा इजराइल का समर्थन किया है। ये वो समुदाय के लोग हैं जो रहते तो सीरिया में हैं लेकिन समर्थन करते हैं इजराइल का। दुनिया में इस समुदाय की कुल आबादी करीब 8.5 लाख है, जिसमें से 1.5 लाख इजराइल और लगभग 7 लाख लोग सीरिया में रहते हैं और इनका धर्म शिया इस्लाम से शुरू हुआ, लेकिन ये अब खुद को मुस्लिम नहीं मानते। इनका धर्म कुछ मामलों में वैदिक धर्म से प्रभावित है। उदाहरण के लिए आत्मा और पुनर्जन्म में इनकी बड़ी गहरी आस्था है और इस समुदाय के 60% पुरुष इजराइल की सेना में शामिल होते हैं। इजराइल ने पिछले कुछ समय में सीरिया के अलावा गाजा, ईरान, लेबनान और यमन पर भी हमले किए हैं। यहाँ आपके लिए ये बात नोट करने वाली है कि हाल के दिनों में इजराइल ने कितने सारे फ्रंट खोल दिए हैं, ये बड़ी बात है। कितने सारे देशों पर इजराइल ने हमला किया है, यानी इजराइल जो है वो लगातार हमले कर रहा है, अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाई कर रहा है, चाहे उनके दुश्मन किसी भी देश में। उन्होंने गाजा पर हमला किया, उन्होंने ईरान पर हमला किया, अब वो सीरिया पर हमला कर रहे हैं। अलग अलग संगठनों के खिलाफ वो लगातार लड़ रहे हैं और ये बात सही है कि सीरिया की सेना और इस्लामिक संगठन ड्रूज समुदाय को अब निशाना बना रहे हैं और इजराइल अब इन्हें बचाने के लिए आया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इजराइल वाकई इनकी रक्षा कर रहा है या फिर इस समुदाय के नाम पर सीरिया में हस्तक्षेप कर रहा है। थोड़ी देर पहले एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ड्रूज समुदाय के ही एक नेता ने इजराइल और सीरिया के बीच सीज फायर होने का दावा किया है। तो इस हमले पर लगातार हमारी नजर रहेगी और हो सकता है कि दुनिया का जो अब अगला फ्लैश पॉइंट है वो यही रहे, यानी सीरिया के आसपास इजराइल आने वाले समय में भी अपने हमले बढ़ा सकता है। तो इसका लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। अब दूसरे हमले की बात करते हैं, क्योंकि आज रशिया ने यूक्रेन में 400 से ज्यादा ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए एक नया हमला किया है और ये यूक्रेन पर इस हफ्ते रशिया का सबसे बड़ा हमला है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने 400 में से 345 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस हवाई हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होम टाउन सहित 12 स्थानों को रशिया ने निशाना बनाया और यूक्रेन के एक शहर खार्किव में सिर्फ 14 मिनट के अंदर ही रशिया ने 16 बार हमला किया।
तो रशिया ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं और पिछले 1.5 महीनों में ही रशिया ने यूक्रेन पर 8 बार बड़े हमले किए हैं, जिसमें 400 या उससे भी ज्यादा ड्रोन्स की मदद ली गई। इससे पहले 9 जुलाई को रशिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ एक ही रात में 728 ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे। अब हम आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में सीज फायर करवाना चाहते हैं, यानी शांति स्थापित करना चाहते हैं, या फिर इस युद्ध को और भड़काना चाहते हैं। दुनिया बड़ी कंफ्यूज है इस समय। रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को लेकर इस समय आपके लिए 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, अमेरिका ने यूक्रेन को अब हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है, जो रशिया के हवाई हमलों को रोक सकता है। यूक्रेन को इस एयर डिफेंस सिस्टम की सख्त आवश्यकता है और अमेरिका ने कहा है कि अब वो इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को देगा, यानी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने रशिया को भी यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने के लिए 50 दिनों का समय दिया है और 50 दिन के बाद अमेरिका रशिया पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि अभी तक पूरी दुनिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने जितने भी आर्थिक प्रतिबंध रशिया पर लगाए हैं, उनका कोई असर रशिया पर हुआ नहीं है और रशिया इस आर्थिक प्रतिबंध के बाद भी रुका नहीं है, उसके हमले अब भी जारी हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका धमकी दे रहा है कि अगर आपने 50 दिन के अंदर ये युद्ध नहीं रोका तो और बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। तो सोचिए, एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को नए हथियार सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन को नए हथियार देकर मॉस्को पर हमला करने और युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ रशिया पर यूक्रेन से शांति समझौता करने के लिए भी दबाव डाल रहा है। दोनों तरफ से खेल रहे हैं। शायद राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि पहले रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा यह युद्ध और ज्यादा भड़क जाए और फिर वो शांति दूत बनकर दोनों देशों के बीच एक दिन समझौता करा देंगे और उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना एक और दावा पेश कर देंगे। आपको याद होगा, अभी पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक फोन कॉल के दौरान यह पूछा कि क्या यूक्रेन के पास मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करने की क्षमता है। यानी वो जानना चाहते थे कि क्या आप मॉस्को को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, अगर हम हथियार दे भी दें तो क्या आप मॉस्को तक पहुंच पाएंगे। तब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जवाब दिया था कि अगर अमेरिका हमें हथियार दे तो वो वहां तक पहुंच सकते हैं, हमला कर सकते हैं मॉस्को पर। पिछले महीने इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान पर हमला किया था। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि अभी अमेरिका इस बात से खंडन कर रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि यूक्रेन को मॉस्को पर हमला करना चाहिए। लेकिन अब पूरा गेम प्लान देखिए, पूरा फॉर्मूला समझिए कि राष्ट्रपति ट्रंप का शांति फॉर्मूला क्या है। पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिका ने ईरान की मदद से, इजराइल की मदद से ईरान पर हमला किया। हालांकि युद्ध के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाने का दावा भी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही किया और तब उन्होंने सीज फायर तोड़ने पर इजराइल को बड़ी डांट भी लगाई थी। यानी पहले इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध था उसमें उन्होंने इजराइल का साथ दिया, खुद भी इस हमले में शामिल हो गए और बाद में फिर इस हमले को रुकवाया भी और शांति की भी स्थापना की और उसका पूरा श्रेय खुद ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पहले ऐसा लगा मानो राष्ट्रपति ट्रंप आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर रुका उसके कुछ ही दिनों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं
और उनके साथ लंच करते हैं। और ये सब राष्ट्रपति ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए शायद किया होगा। अब तक इजराइल और पाकिस्तान दोनों से राष्ट्रपति ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन ले लिया है और हो सकता है अब उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी अब वो नोबेल पुरस्कार के लिए एक और नॉमिनेशन ले लें। तो आजकल वो हर जगह युद्ध रुकवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि एक तरफ यूक्रेन को पहले हथियार दे रहे हैं और फिर युद्ध रुकवाने की बात भी कर रहे हैं। अब देखिए कि यूक्रेन को जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए अमेरिका ने फॉर्मूला निकाला है वो भी बिल्कुल नया है। इस फॉर्मूले के तहत अमेरिका इस हथियार को नेटो देशों को पहले बेचेगा और फिर ये नेटो देश ये हथियार मुफ्त में यूक्रेन को दे देंगे। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से 35 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ या ड्रोन या दूसरे हवाई हमलों को रोका जा सकता है। इसकी एक बैटरी की कीमत लगभग 8,600 करोड़ रुपए है। एक बैटरी में क्या क्या आता है? एक बैटरी का मतलब है इसमें एक कमांड सेंटर, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम सहित 128 मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता होती है और उसकी कीमत है 8,600 करोड़। इस समय अमेरिका और यूक्रेन सहित दुनिया के सिर्फ 19 देश ऐसे हैं जो इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें नेटो के देश भी शामिल हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन की मदद के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ वो दूसरे हथियार भी भेजेंगे और ये हथियार भेजे जा रहे हैं। अब आप उनका ये बयान सुनिए। When do you think the first Patriot missiles, some of these weapons that our allies will buy? They're already being shipped. From what countries? They're coming in from Germany and then replaced by Germany, and in all cases, the United States gets paid back in full. So what's happening, as you know, is the European Union, if you look, mostly European Union stuff, but let's put it in the form of NATO. It's very similar. But NATO is going to pay us back for everything. In some cases, we're going to be paid back by countries of the European Union directly. अमेरिका एक व्यापारी देश है, हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी है और जहां भी युद्ध होता है अमेरिका का हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि युद्ध में जो हथियार होते हैं वो अमेरिका से ही खरीदे जाते हैं। और यहाँ भी यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं, चाहे यूरोपीय देश, यूरोपीय संघ के देश, नेटो देश इन हथियारों को मुफ्त में ही क्यों ना दे रहे हों, लेकिन अमेरिका इन हथियारों को बेच रहा है और इन हथियारों का पैसा भी अमेरिका की जेब में जा रहा है। जितना लंबा ये युद्ध चलेगा अमेरिका की जेब उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दुनिया भर में युद्ध रोकने का दावा कर रहे हैं, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांति दूत बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए कि उनका देश बारिश के सामने कैसे बेबस दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का पूरा की पूरा सिस्टम, व्यवस्था बारिश के सामने घुटने टेक चुकी है। हमारे देश में जब भारी बारिश की वजह से मुंबई, दिल्ली या फिर गुरुग्राम जैसे शहरों में सड़कें पानी में डूब जाती हैं तो लोग वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और कहते हैं कि देखिए कितनी बुरी हालत है। आज ऐसे तमाम लोगों को न्यूयॉर्क की तस्वीरें ज़रूर देखनी चाहिए। न्यूयॉर्क को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहते हैं। वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है, लेकिन बारिश के सामने न्यूयॉर्क बिल्कुल बेबस है। अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार न्यूयॉर्क शहर में 82 वर्षों में दूसरी बार 1 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर की सड़कें, वहाँ के मेट्रो स्टेशन और वहाँ के सबवे, हर जगह पानी ही पानी है और न्यूयॉर्क का मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गया। यहाँ के मेट्रो स्टेशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से कोई नदी बह रही हो। आप तस्वीरें देखिए, ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप गुरुग्राम की तस्वीरों को भूल जाएंगे। ये मेट्रो देखिए वहां की, जिसमें पानी भर गया है और ये हालत उस न्यूयॉर्क शहर की है जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक माना जाता है। लोग न्यूयॉर्क में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उनके सपनों का शहर है। ये वही शहर है जिसके बारे में कहते हैं कि ये शहर कभी रुकता नहीं, लेकिन आज ये शहर पानी में डूबा हुआ है।
दुनिया के सबसे ज्यादा 123 अरबपति इसी शहर न्यूयॉर्क में रहते हैं। यानी न्यूयॉर्क वो शहर है जहां पैसे की नदियां बहती हैं, लेकिन आजकल यहां पैसे की नदियों की बजाय सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल फॉर्च्यून 500 की सबसे ज्यादा कंपनियां न्यूयॉर्क में ही हैं, लेकिन आज यहां लोग बारिश की वजह से अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरीके से कुछ समय के लिए ठप पड़ गई। न्यूयॉर्क के लोगों को हर समय तैयार रहने के लिए कहा गया है। कभी भी किसी भी स्थान पर बारिश और जल भराव हो सकता है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। अब सोचिए, अमेरिका के पास बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, सबसे आधुनिक अलर्ट सिस्टम है, उनका जो मौसम विभाग है उसके बारे में भी दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि सबसे बढ़िया मौसम विभाग उन्हीं का है, लेकिन ये सब कुछ इस बारिश के सामने लाचार है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। बारिश की वजह से न्यू जर्सी में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। लोगों से अपने घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। और न्यू जर्सी के एक इलाके में कुछ ही घंटों में 6 इंच से ज़्यादा बारिश हो गई और एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। सड़कों पर कई इंच पानी भरा हुआ है। महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ डूब गई हैं। कई स्थानों पर ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं, मकानों के, घरों के, दफ्तरों के। अंडरपास और सबवेज भी ऐसा लगते हैं जैसे स्विमिंग पूल बन गए हैं। और अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक हाल के वर्षों में बाढ़ से होने वाली मौतों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में अमेरिका में बाढ़ की वजह से 145 लोगों की मौत हुई, जो बीते 25 वर्षों के औसत से 70% ज्यादा है। तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर कई दिनों तक गुरुग्राम ट्रेंड कर रहा था। गुरुग्राम की जो तस्वीरें हैं वो लगातार लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, गुरुग्राम जैसा जो हाईटेक शहर है, जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज़ रहते हैं, जहां पर एक एक मकान 50-50 करोड़ का है या शायद उससे भी ज़्यादा का है, लेकिन वहाँ की सड़कों के हाल देखिए। तो गुरुग्राम से जो लोग परेशान हो गए थे, आज उन्हें न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखनी चाहिए। ये गुरुग्राम की तस्वीर हैं और अब आप देखिए कि गुरुग्राम की इन तस्वीरों से न्यूयॉर्क की तस्वीरें कैसे अलग हैं। जो हाल गुरुग्राम का था, वही हाल आज न्यूयॉर्क का है। अब दोनों तस्वीरों को आप देख लीजिए। गुरुग्राम की तस्वीर भी आपको दिखा दी है और न्यूयॉर्क की तस्वीर भी आपको हमने दिखाई है। और आप तुलना कर लीजिए। अमेरिका को महाशक्ति कहा जाता है, अब आपको अपने देश में हम वापस लाते हैं। और हमारे देश में एक राज्य ऐसा है जहां इस समय जमकर राजनीति हो रही है और उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार में विपक्ष के नेता आजकल बड़े नाराज हैं, बड़े गुस्से में चल रहे हैं। तेजस्वी यादव आजकल इतने गुस्से में हैं कि कई बार वो शब्दों की मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर उनके वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। उनके दूसरे साथी राहुल गांधी भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां लगातार बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब तक किए गए वोटर रिवीजन के बाद बिहार में लगभग 35,70,000 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। 35 लाख बहुत बड़ी संख्या है। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,89,69,844 है और इसमें से लगभग 35,70,000 वोटर्स को लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में कुल वोटर्स में
करीब 4.5% मतदाताओं के नाम इस वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। 35,70,000 बहुत बड़ी संख्या मानी जाएगी और यह संख्या कतर, उरुग्वे और नामीबिया जैसे कई देशों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यह संख्या बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गहरा असर डाल सकती है। बिहार में जो पार्टियां वोटर रिवीजन का विरोध कर रही हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही है। सबसे पहले आपको बिहार में वोटर रिवीजन का एक अपडेट देते हैं। बिहार में इस रिवीजन का काम अब 88% पूरा हो चुका है, 88%, और 6,99,92,926 वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा कर दिया है। बिहार में 25 जुलाई तक मतदाता वोटर रिवीजन के लिए अपना फॉर्म जमा कराया जा सकता है, यह लास्ट डेट है। और चुनाव आयोग ने यह बताया है कि अब तक के सर्वे के बाद करीब 4.52% यानी 35,69,000 वोटर्स का नाम बिहार में मतदाता सूची से अब हटाया जा सकता है और अब तक 1.59% वोटर्स यानी 12,55,620 वोटर्स जो हैं वो इस दौरान जब रिवीजन किया गया तो मृत पाए गए हैं। तो संख्या पर आप नजर डालिए कि ये जो 35 लाख का ब्रेकअप है जो अब वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, उनमें से लगभग 12.5 लाख तो ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, इसलिए उनकी वोट तो काटी ही जाएंगी। इनमें से 2.2% यानी 17,37,000 स्थायी रूप से बिहार छोड़कर कहीं और जाकर बस चुके हैं और 0.73% यानी 5,76,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर वोटिंग लिस्ट में है। तो यह ब्रेकअप आपने देख लिया। चुनाव आयोग ने अब 35 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम हटाने का फैसला किया है। अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि यह किस तरह से चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा। बिहार में आखिरी बार वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम बहुत पहले हुआ था, वर्ष 2003 में हुआ था। 22 साल के बाद बिहार में यह काम दोबारा हो रहा है वोटर रिवीजन का, और पिछले 22 वर्षों में बिहार में 5 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 35,70,000 वोटर्स हैं, इनमें से हो सकता है बहुत सारे वोटर्स ने इन चुनावों में वोट किया होगा, हो सकता है ये अवैध वोट भी रहे होंगे। भारत के लोकसभा चुनाव में हार और जीत में वोटों का औसत अंतर जो होता है वो 10 से 20% के बीच होता है। मैं आपको औसत अंतर बता रहा हूं, यानी लगभग 1 लाख से 2 लाख वोटों का औसतन अंतर होता है लोकसभा में। इससे ज्यादा भी हो सकता है, वैसे कम भी हो सकता है, लेकिन यह औसत अंतर है। वर्ष 2024 में हमारा जो लोकसभा चुनाव हुआ था पिछले ही साल, उस चुनाव में बिहार में 20 सीटें ऐसी थीं जहां 1 लाख से कम वोटों के अंतर पर हार और जीत का फैसला हुआ था। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और इन 20 सीटों में जहां अंतर जो था वो 1 लाख से कम था, कौन जीता? इन 20 सीटों में बीजेपी को 6 सीट मिली थी, जनता दल को 5, कांग्रेस को 3 और राष्ट्रीय जनता दल को 3 सीटें मिली थी। इसके अलावा सीपीआई, लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय को भी 1-1 सीट मिली थी। तो अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, अगर आप उसे देखें तो 6 और 5 11 सीटें बीजेपी के गठबंधन को मिली हैं। अगर आप विपक्ष को देखेंगे तो 3 कांग्रेस को मिली हैं, 3 आरजेडी को मिली हैं, 6 हो गई, सीपीआई 7, एलजेपी 8 और निर्दलीय 9, यानी 9 सीटें इनको भी मिली हैं ऐसी जगहों पर जहां हार जीत का जो फैसला है वो 1 लाख से कम है। अब विधानसभा चुनावों में 1000 वोट भी उम्मीदवारों के हार और जीत का फैसला होता है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 243। ऐसे में करीब 35,70,000 वोटर जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, इन सीटों पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ विधानसभा का 2020 में, उसके नतीजों में 11 सीटें ऐसी थीं जहां 1000 से कम वोटों से
हार और जीत का फैसला हुआ, जबकि 35 सीटें ऐसी थीं जहां 3000 से कम वोटों पर हार और जीत का फैसला हुआ और 52 सीटें ऐसी थीं जहां 5000 से कम अंतर से हार और जीत तय हुई। वर्ष 2015 अगर और पीछे जाएं तो 2015 के विधानसभा चुनाव में 8 सीट ऐसी थीं जिन पर 1000 से कम वोटों पर हार जीत का फैसला हुआ। 15 सीट ऐसी थी जहां पर 3000 से कम और 32 सीट ऐसी थी जहां 5000 से कम वोटों से फैसला हुआ। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट हैं। अगर हम 35,69,000 वोटों को बिहार की 243 विधानसभा सीटों में बराबर बांट दें तो हर सीट से औसतन 14,689 वोटर कम हो सकते हैं। और जो वोटर्स हटाए जा रहे हैं, अब वो किस पार्टी के समर्थक थे, वो किस पार्टी को वोट देते, ये बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह भविष्यवाणी करना भी बहुत मुश्किल है कि इन वोटर्स को हटाने से किस पार्टी पर कितना असर पड़ेगा, किसे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसे लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता ही इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो 35 लाख वोट कम हो गए हैं, इनसे उन्हीं को नुकसान होने वाला है? और दूसरी बात यह भी है कि अगर पिछले साल ही लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस बात को भी चेक करना चाहिए कि इन 35 लाख अवैध वोटों में से कितने वोट पिछले साल लोकसभा चुनाव में पड़े थे और वो कैसे पड़े। यह भी देखना चाहिए कि इससे पीछे के जो चुनाव हुए हैं उनमें भी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग जिंदा ही नहीं हैं उनके नाम पर भी वोट डाल दिए गए हों, जो लोग वहां रहते ही नहीं हैं उनके नाम पर भी वोट डाल दिए गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है अलग अलग पार्टियों का। ये सारी बातें वो हैं जो जांच का विषय हैं। आज हमने कुछ आंकड़े आपके लिए निकालने की कोशिश की है, लेकिन अभी इसमें और गहन जांच की आवश्यकता है। हम और ज़्यादा रिसर्च करके ये आंकड़े आपके सामने लाते रहेंगे। अब आपको भारत सरकार की जो नई कैंपेन चल रही है, जो नया अभियान चल रहा है आपकी सेहत को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, उसके बारे में एक नई खबर देते हैं। अब सीबीएसई के स्कूलों में आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं दिखेगा, बल्कि एक नया बोर्ड दिखेगा और उस बोर्ड का नाम है ऑयल बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे अंग्रेजी में सीबीएसई कहते हैं, उसने देश भर में के अपने सभी स्कूलों में ऑयल बोर्ड लगाने का निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझावों के बाद यह फैसला लिया गया है और आज सीबीएसई ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या कहा है वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। सीबीएसई के सभी स्कूलों में अब शुगर बोर्ड लगाने का काम जो है वो तो पहले से ही शुरू हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि अब ऑयल बोर्ड भी लगाया जाएगा। कई स्कूलों में चीनी के कम इस्तेमाल को लेकर बच्चों में जागरूकता अभियान पहले से ही चल रहा है और शुगर बोर्ड की मदद से स्कूलों में अब बच्चों को ये समझाया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाना एक प्रकार से मीठा जहर खाने के बराबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह को मानते हुए अब सार्वजनिक स्थानों पर भी शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि सीबीएसई ने अब क्या कहा है। सीबीएसई ने अपने सारे स्कूलों से यह कहा है कि तेल बोर्ड प्रदर्शन सामान्य क्षेत्रों जैसे कैफेटेरिया, लॉबी, मीटिंग रूम और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हानिकारक उपयोग की जानकारी बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। तो तेल का जो ऑयल बोर्ड होगा उसमें यह बताया जाएगा कि आपके जो मनपसंद खाने हैं उनमें कितने तेल का इस्तेमाल किया गया है। सीबीएसई ने आगे ये भी कहा है कि अब स्कूलों की कैंटीन्स में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे कि पोषण युक्त विकल्प उपलब्ध कराना। पहले देखिए एक बड़ी बात ये होती थी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल की कैंटीन में जो खाना खा रहे हैं, और बच्चे क्या, बड़े भी जो लोग हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, किसी कैंटीन में जाते हैं, तो आपके पास विकल्प क्या है? आपको वही समोसा मिलता है, ब्रेड पकौड़ा मिलता है, कोई पकौड़ा मिलता है या जलेबी मिलती है, इस प्रकार की चीज़ें आपको मिलती है। अगर आप कोई हेल्दी खाना खाना भी चाहें तो आपको वो मिलेगा नहीं, और यही हाल स्कूलों की कैंटीन का भी है। लेकिन अब सीबीएसई कहता है कि अब फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाया जाएगा, चीनी और नमक का सेवन सीमित किया जाएगा, तले हुए और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचना, शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना,
बच्चों से कहा जाएगा कि सीढ़ियों का उपयोग ज़्यादा करें वो, और ब्रेक के दौरान खेल कूद और दूसरी गतिविधियों का भी आयोजन अब स्कूलों में कराया जाएगा। यानी बच्चों के फिटनेस का पूरा ध्यान अब रखा जाएगा। तो ये तो स्कूलों की बात हो गई। अब स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा स्वस्थ भोजन उनकी कैंटीन में दिया जाएगा, और सीबीएसई के स्कूलों में ये जागरूकता अभियान चलेगा, जहां स्कूलों के अंदर बोर्ड लग जाएंगे। अब देखिए, सार्वजनिक स्थानों में चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड को अब लगा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुगर बोर्ड में यह बताया गया है कि किस खाने में कितनी चीनी है और आपको कितनी चीनी खानी चाहिए। ऑयल बोर्ड में यह दिखाया गया है कि आपके जो मनपसंद खाने हैं, जैसे समोसा है, फ्रेंच फ्राइज हैं या पिज्ज़ा है, उसमें कितना तेल है, कितना फैट है और कितनी कैलोरीज हैं। मैं आपको एक बार फिर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये वो बोर्ड है जिसमें खाने के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपके मनपसंद भोजन में कितनी कैलोरीज हैं, कितनी शुगर है और कितना तेल है। और एक बार आपको जाने से पहले, ब्रेक लेने से पहले ये मैं स्पष्ट कर दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक सलाह दी है भारत सरकार के दूसरे विभागों को, दूसरे मंत्रालयों को और इनके अंतर्गत आने वाले दफ्तरों को, जिसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार के तहत आने वाले जो उपक्रम हैं वहां पर शुगर और ऑयल बोर्ड्स लगाए जाने चाहिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा हो। और ये कहां लगाए जाएंगे? दीज बोर्ड्स सर्व एज विजुअल बिहेवियरल नजेस इन स्कूल्स, ऑफिसेज, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, displaying key information about hidden fats and sugars in everyday food। ये एक एडवाइजरी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने बाकी की सारी मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज को लिखा है, डिपार्टमेंट्स को लिखा है भारत सरकार के। और इसके साथ ही जो तस्वीर आपके सामने है, यही तस्वीर यहाँ ऑयल बोर्ड में भी लिखी हुई है, जो मैं आपको लगातार दिखाता जा रहा हूँ। और देखिए, इसका मकसद ये है, अभी ये भारत सरकार अपने अपने उपक्रमों में, अपने दफ्तरों में, मंत्रालय के अलग अलग दफ्तरों में और सीबीएसई के स्कूलों में ये जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन ये जागरूकता ऐसी है जिससे आप सरकार पर मत छोड़िए, आपको स्वयं भी जागरूक रहना है, क्योंकि ये शरीर आपका है। ये बीमारियां जब होंगी तो तकलीफ आपको होगी। जब आप अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने के लिए तो पैसा भी आप ही की जेब से जाएगा। इसलिए इस अभियान में आपको शामिल होना चाहिए और लगातार आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप समोसा खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, जब आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोई फ्रेश जूस के नाम पर फ्लेवर्ड जूस पीते हैं, उसमें कितनी चीनी होती है, कितना तेल होता है और कितने फैट्स होते हैं, इस बारे में अब आपको चेक करना शुरू कर देना चाहिए। और वही खाना खाइए, वही भोजन खाइए जो आपके लिए स्वस्थ हो। ये पूरा के पूरा जो कैंपेन चलाया जा रहा है, असल में ये आपके लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अनहेल्दी हैं, अस्वस्थ हैं, जिनका वज़न लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी कमर का जो डायमीटर है वो लगातार बढ़ रहा है, आपकी कमर बढ़ती जा रही है, आपके पुराने कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। इस बात को लेकर अब आपको चिंतित होने का समय आ गया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम भारत के प्रति बांग्लादेश में बढ़ती नफरत को डिकोड करेंगे। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है?
सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। अब हम भारत के प्रति बांग्लादेश में बढ़ती जा रही नफरत को डिकोड करेंगे। जिस भारत देश ने बांग्लादेश का नक्शा दुनिया के सामने खींचा, जिस भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़के बांग्लादेश को जन्म दिया, उसी बांग्लादेश की बंगाली हिंदुओं के प्रति ये नफरत लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? ये नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि बांग्लादेश अब भारत की संस्कृति और विरासत से जुड़ी चीज़ों को भी, उन धरोहरों को भी मिटाने में लगा है। बांग्लादेश में भारत के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को ढहा दिया गया है। बांग्लादेश के मेमन सिंह इलाके में पूर्ण लक्ष्मी भवन सत्यजीत रे का घर हुआ करता था। इसे सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने 124 वर्ष पहले वर्ष 1901 में बनवाया था। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह सरकारी कब्जे में आ गया और वर्ष 1989 में इस इमारत में मेमन सिंह शिशु एकेडमी शुरू की गई और वर्ष 2007 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इस भवन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और अब इसे गिरा दिया गया है। आज उस धरोहर के स्थान पर सिर्फ एक मलबा बिखरा हुआ है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घर टूट चुका है, दरवाजे और खिड़कियां आसपास के लोग उठाकर ले गए हैं और अब बांग्लादेश की सरकार यहां कंक्रीट का एक नया ढांचा बनाना चाहती है। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत को तोड़ने का मुद्दा नहीं है, ये सत्यजीत रे के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का एक प्रयास है। सत्यजीत रे भारत के सबसे बड़े फिल्मकारों में गिने जाते हैं। उन्हें वर्ष 1992 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया गया था। वो पहले भारतीय फिल्म डायरेक्टर थे जिन्हें ये सम्मान मिला। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया था। उनकी बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिन्हें देखकर लोगों ने फिल्में बनानी सीखी हैं। पाथेर पांचाली और चारुलता, अपूर संसार आज भी दुनिया भर में दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती है। फिल्म निर्माण में सत्यजीत रे जितना बड़ा नाम है, उतना ही बड़ा नाम बंगाल के पुनर्जागरण में उनके दादाजी उपेंद्र किशोर राय चौधरी का हुआ करता था। उन्हें विज्ञान, शिक्षा और साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए याद किया जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ष 1913 में संदेश नाम की पत्रिका शुरू की, जिससे बाल साहित्य को एक नई दिशा मिली थी। वो भारत में आधुनिक प्रिंटिंग तकनीक लाने वाले कुछ लोगों में शामिल थे। उनका योगदान सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रिएटिविटी को बंगाली समाज में जागरूकता के रूप में फैलाया। और जो बंगाल का पुनर्जागरण था, असल में ये जो उन्होंने कोशिश की, ये उसकी आत्मा थी। क्या बांग्लादेश सरकार को इतने विशाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों वाले सत्यजीत रे के घर की संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में फिल्मों के पोस्टर्स में आज भी बॉलीवुड के स्टार्स छाए रहते हैं, उस देश ने भारत के सबसे बड़े फिल्मकार की याद तक को खत्म कर दिया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की इस कार्रवाई पर कड़ा एतराज़ जताया है। भारत सरकार ने कहा है कि सत्यजीत रे का घर भारत और बांग्लादेश की एक साझी विरासत है और इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने अपनी मदद का प्रस्ताव भी दिया है। सिर्फ सत्यजीत रे ही नहीं, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की निशानियों को भी मिटाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के कुंती नगर में रविंद्रनाथ टैगोर का एक पैतृक घर है, जिसे अब रविंद्र मेमोरियल म्यूजियम कहा जाता है। 11 जून 2025 को इस ऐतिहासिक स्थान पर भी कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष
यहां बिताए थे। 1891 से 1901 तक वो नियमित रूप से यहां पर आते जाते थे। एक ऐसे कवि, लेखक, दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार जिनका नाम पूरी दुनिया में इतने सम्मान से लिया जाता है, आज आप देखिए उनके साथ भी ये नफरत का व्यवहार किया जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर वो पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर ने न सिर्फ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश को भी उनका राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दिया। यह भी उन्होंने ही दिया। बांग्लादेश की सरकार ऐसे महान व्यक्ति के निशान भी अब मिटा देना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश की सरकार ऐसा कर क्यों रही है और भारत के प्रति बांग्लादेश की इस नफरत भरी राजनीति का कारण क्या है। इतिहास साक्षी है कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश का जन्म ही भारत की मदद से हुआ। तब युद्ध में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत ने शरण दी और युद्ध के बाद भारत की मदद से ही इस नए देश का निर्माण हुआ। यह सब बांग्लादेश अब भूल चुका है। इस सब के बावजूद बांग्लादेश में भारत के प्रति नफरत बढ़ रही है। क्या कारण है? 5 कारण हमें दिखाई देते हैं। पहला, बांग्लादेश पर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव। ये दोनों देश मिलकर बांग्लादेश में भारत विरोधी सोच को बढ़ावा देने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक फायदा। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां चुनाव में भारत विरोध को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं और सारी जो पार्टियां इस समय वहां पर अभी हैं वो इसी को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं। तीसरा, धार्मिक कट्टरता। कुछ कट्टरपंथी संगठनों द्वारा भारत को मुस्लिम विरोधी बताकर वहां पर नफरत फैलाई जा रही है। चौथा, बड़े भाई वाली छवि। भारत की जो सोच है बांग्लादेश को लेकर वो हमेशा एक बड़े भाई वाली सोच रही है, लेकिन अब वहां के कुछ लोग, कुछ नेता इसे अपने देश में हस्तक्षेप का रूप मान रहे हैं। और पांचवां, एनआरसी और घुसपैठ पर बयानबाजी। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हमारे विपक्षी दलों के नेता, हमारे ही देश के कुछ लोग लगातार अलग अलग बयान देते रहते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में गलतफहमी फैल गई और वहां नाराजगी हो गई। लेकिन इस नाराजगी और नफरत में भारत की विरासत को खत्म करने की कोशिश पूरी तरह से अनुचित है। अब बांग्लादेश को सोचना होगा कि वो किस तरफ जा रहा है। क्या वो अपनी जड़ों को खुद ही काट रहा है? क्या वो उस भारत से मुंह मोड़ रहा है जिसने उसका वजूद बनाया? और भारत को भी अब यह सोचना होगा कि क्या सिर्फ कूटनीति और शांति की बातें ही काफ़ी हैं, जब सामने वाला देश हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटा रहा है, हमारे हिंदू समुदाय को वहाँ पर परेशान कर रहा है। ये सिर्फ सत्यजीत रे के घर की कहानी नहीं, ये एक सोच, एक संस्कृति और भारत से जुड़े भावनात्मक रिश्ते को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। अब एक और बड़ी दिलचस्प खबर आपको सुनाते हैं। आपने वर्ष 1979 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की एक बड़ी मशहूर फिल्म सुहाग जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका एक डायलॉग शायद आपको आज याद आ जाएगा, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं, ये है कोल्हापुरी चप्पल नंबर 9, देखने में 9 और फटके में 100। ये इनका बड़ा मशहूर डायलॉग था। हाथ में अमिताभ बच्चन के कोल्हापुरी चप्पल है और डायलॉग मैंने आपको बता ही दिया। आज हम इसी कोल्हापुरी चप्पल की बात करेंगे जो पैरों में पहनने के लिए बनी थी, लेकिन अब भारत की पहचान पर एक सवाल बन गई है। विवाद तब हुआ जब इटली के एक बड़े मशहूर लग्जरी ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल को रैंप पर उतारा और उसकी कीमत लगाई 1 लाख रुपए, लेकिन भारत को किसी तरह के का जो श्रेय है वो नहीं दिया गया। आज इस मामले में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राडा के खिलाफ दाखिल की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकीलों से कहा कि आप इस चप्पल के ब्रांड के मालिक नहीं हैं, पीड़ित को ही केस करने का अधिकार है। यानी अगर कोल्हापुर के कारीगर अदालत नहीं गए तो प्राडा जैसे ब्रांड आपकी संस्कृति बेच भी सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, प्राडा के 6 बड़े अधिकारियों की टीम कोल्हापुर पहुंची है। प्राडा ने जब भारत के कारीगरों को कोल्हापुरी चप्पल का श्रेय नहीं दिया, तब यहां की जनता का गुस्सा भड़क गया और सोशल मीडिया पर प्राडा का विरोध शुरू हो गया। अब भारत प्राडा के लिए भी एक बड़ा बाजार है और आखिरकार प्राडा की टीम को कोल्हापुर जाना पड़ा।
इसकी शुरुआत तब हुई जब प्राडा ने अपने एक स्प्रिंग समर फैशन शो में एक ऐसी चप्पल लॉन्च की जिसे उसने अंग्रेजी में नाम दिया टो रिंग लेदर सैंडल। इस सैंडल की कीमत 1 लाख रुपए बताई गई, जो भारत में असल में किसी भी दुकान पर आपको 400 से 1000 रुपए में मिल जाती है। लेकिन जब ये प्राडा के रैंप पर आ गई तो इसकी कीमत बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। वही कोल्हापुरी चप्पल प्राडा का स्टिकर लगते ही एक लग्जरी ब्रांड बन गई और इसकी कीमत 1000 रुपए से बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। सबसे दुखद बात यह है कि भारत का नाम तक इस दौरान नहीं लिया गया, और ना ही महाराष्ट्र, ना कोल्हापुर और ना ही कोल्हापुर के कारीगरों का नाम इस दौरान लिया गया। किसी को कोई श्रेय नहीं दिया गया। जब सोशल मीडिया पर यह विवाद बढ़ा तब प्राडा के 6 लोगों की टीम कोल्हापुर पहुंची और कारीगरों से मिली। कारीगरों और प्राडा की टीम के बीच यह बातचीत हुई कि प्राडा कोल्हापुर के कारीगरों से अब सीधे इन चप्पलों को खरीदे और उनके जरिए बेचे। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भारतीय कारीगरों का सम्मान था या अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश। जब कोई विदेशी ब्रांड आपके सामान को अपना बना ले, उस पर आपका नहीं अपना नाम लिख दे, आपको जरा सा श्रेय भी ना दे, मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी ना रखे, तो समझिए ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक कब्जा है। और ये पहली बार नहीं हुआ। आजकल आपने देखा होगा जूट के बैग्स, हमारे देश के आयुर्वेदिक नुस्खे, खादी के कपड़े, बांस के बर्तन विदेशों में महंगे महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। हमारे घरों में जो घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं अब उनको पेटेंट कराया जा रहा है और उन पर भारत का नाम नहीं बल्कि किसी विदेशी ब्रांड का लोगो छाप दिया जाता है। और यह स्थिति तब है जब कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है। जब कोई वस्तु या कोई चीज किसी इलाके की पहचान बन जाए, जैसे कि कोल्हापुर की पहचान ये कोल्हापुरी चप्पल है, तब वो चप्पल कोल्हापुर में ही बनी होनी चाहिए और तभी उसे असली माना जाएगा और तभी उसे प्रमाण पत्र मिलेगा जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग कहते हैं। कोल्हापुरी चप्पल को वर्ष 2019 में यह जीआई टैग मिल गया था। यानी अब ये कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगर ही बना सकते हैं, तभी इसे कोल्हापुरी चप्पल कहा जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है कि कोई विदेशी ब्रांड आपका डिजाइन ले जाए, आपकी पहचान ले जाए, नाम बदल दे और उसकी कीमत 100 गुना बढ़ा दे। तो क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ट्वीट करके पूरी हो जाती है, सोशल मीडिया पर शोर करके पूरी हो जाती है? कोल्हापुरी चप्पल सिर्फ एक फैशन नहीं है, ये भारत की मेहनत, पहचान और परंपरा है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपनी कला का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया उसे स्टाइल बनाकर ऐसे ही बेचती रहेगी। भारत की परंपरा कोई थीम नहीं है, ये एक जीवित आत्मा है। आज हम परंपरा को कई बार अपना बोझ मानने लगते हैं और दुनिया इसी परंपरा को अपना अवसर बना लेती है। इसलिए आज हम खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में अपनी पहचान मिटा रहे हैं और विदेशी ब्रांड्स उसी पहचान से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको आज का विचार बताएंगे। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की CSR क्षेत्र में एक अनोखी पहल निर्माण योजना। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में रहने वाले UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में सफल हुए उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें मेंस की तैयारी में सहायता मिले। 2024 में 6 बेटियों ने निर्माण योजना का लाभ लेकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। कोल इंडिया, 5 decades of unearthing energy. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर
सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है, पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब तमाशा जिंदगी का होता है तो कलाकार अक्सर अपने ही निकलते हैं। नमस्कार।